जी हाँ, नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हर हिंदुस्तान के, भारत के हर आम इंसान से जुड़ा हुआ फैसला है। यह ऐसा अभूतपूर्व फैसला है जो सीधे तौर पर आपको हिट करता है। अतः इस फैसले के बारे में अवगत हो जाना, जान जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना रात ही रात आप करोड़पति से खाकपति हो सकते हैं, आप महलों के वारिस हैं, आप सड़क पर आ सकते हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि वकील साहब ऐसा क्या, कौन सा फैसला आ गया धरती डुलाने वाला? तो जी हाँ जनाब, ये अर्थक्वेक वाला ही फैसला है, धरती डुलाने वाला ही फैसला है और आपसे जुड़ा हुआ है। ये कोई ईडी, सीबीआई, आप कहेंगे हमारा क्या लेना देना, इनकम टैक्स इत्यादि इत्यादि से जुड़े मसले नहीं हैं। ये हर उस हिंदुस्तान के आम नागरिक का सवाल है जिसके पास कहने को या वास्तव में किसी भी तरह की संपत्ति का स्वामित्व है। और हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति के नाम पर कोई संपत्ति ना हो? अगर आपने अपने जीवन काल में नहीं संपत्ति बनाई है, आप इतना पैसा नहीं कमाए हैं, तो भी आपको पुरखों की संपत्ति मिली होगी, बाप दादाओं से संपत्ति मिली होगी। तो संपत्ति कहीं ना कहीं खतरे में है और अगर आप उस संपत्ति को बचाना चाहते हैं तो समय रहते आपको फैसला लेना पड़ेगा। और वो फैसला क्या होगा, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस मुकदमे और अन्य ऐसे मुकदमों की ताज़ा तरीन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए, इसी के साथ अगर आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करते हैं संपत्ति का मुकदमा। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये संपत्ति में अचानक क्या हो गया? देखिए, कई लोग पैसिव इनकम के चक्कर में रहते हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु को, फाइनेंशियल गुरु को आप सुनते हैं और हर मैनेजमेंट गुरु और फाइनेंशियल गुरु आपको एक ही सलाह देता है। वह सलाह है कि जल्द से जल्द अपने युवा अवस्था में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, मतलब आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हो जाएं। और उसके लिए वो कहता है कि हर किसी के बस का तो है नहीं कि वो बिजनेस कर लेगा, और बिजनेस भी है तो आप उसमें 24 घंटे इन्वॉल्व हैं। तो आपको कुछ ऐसी संपत्ति अर्जित करने बनाने की सलाह देता है जो अपने आप जब आप सोए रहते हैं तब भी वो पैसे पैदा करता है। और जब हम ऐसी संपत्ति के निर्माण या उसको एक्वायर करने की बात करते हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आज जो हमारे लिए विकल्प है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो विकल्प है रियल एस्टेट का। आप करते क्या हैं? आप एक घर जब अपने लिए खरीद लेते हैं और उसके ईएमआई से आपको मुक्ति मिल जाती है, या आपको बाप दादा से विरासत में घर मिला होता है, आपने कुछ संपत्ति, कुछ पैसे बचाए होते हैं, तो आप एक दूसरा मकान, दुकान, फ्लैट, जो भी हमारी क्षमता होती है, आर्थिक क्षमता, उसके हिसाब से फार्म हाउस आप एक क्रय करते हैं। आप बखूबी यह जानते हैं कि इस फार्म हाउस में, इस फ्लैट में, इस मकान में, इस दुकान में आप रहने नहीं जा रहे। तो आपका अभिप्राय क्या होता है? आपका अभिप्राय होता है कि कुछ किराए की इनकम बना लेना, ताकि आप जब सो भी रहे हों तो वो किराए की रकम आपको मिल रही है, साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी के प्राइस में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो यह जो सोच है आपकी, यह अच्छी सोच है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपना पार्ट टाइम इनकम, सेकंड इनकम, पैसिव इनकम, आप जो भी कहना चाहिए वो ऐसा बनाते हैं। अब ये इस पे खतरे की घंटी बज गई है और खतरे की घंटी बजाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज हम इस एपिसोड में पहले तो उस खतरे से आपको अवगत कराएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते नहीं हैं कि ये खतरा आपकी गर्दन तक पहुंचे, आपकी संपत्ति तक पहुंचे, आप असुरक्षित हों, तो हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप किराए का इनकम
अर्जित कर सकते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला दे दिया कि आपके ये जो किराए पे जो संपत्ति आपने दी है वो रातों रात खतरे की जद में आ गई है। ऐसा क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में? तो इसके लिए शर्त यह है कि आप यह वीडियो अंतिम तक देखेंगे और कमेंट में मुझे जो सवाल क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो आपका कन्फ्यूजन है, वो सवाल भी पूछेंगे। तो कमेंट के माध्यम से मैं आपको उन सवालों का भी जवाब दूंगा। मुकदमा यह संपत्ति, किराए की संपत्ति के बारे में है, लेकिन अगर मुझे वक्त मिला तो मैं 1-2 पॉइंट और कवर करने की कोशिश करूंगा, वरना आप डिमांड करें मैं उस विषय पे एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो जी हाँ जनाब, हुआ ऐसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी में अंग्रेज़ों के टाइम से बनाया हुआ कानून है, जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्स पोजीशन का कानून। ये कानून जो है वो मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते को डिफाइन करता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिकूल कब्जे का कानून। ठीक है, तो इस प्रतिकूल कब्जे के कानून में 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था। अब 2024 में 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पूरा उलट दिया। अब इसीलिए आपका यह जानना आवश्यक है। तो पहले जो नया फैसला आया है इसके बारे में मैं आपसे बात करूं, उस खतरे की बात करूं, उसके पहले मैं बता दूं कि पुराना फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि अगर एक मकान मालिक, एक संपत्ति के स्वामी और किराएदार के बीच में झगड़ा है तो मकान मालिक अपने संपत्ति को किसी भी वक्त वाद दायर करके किराएदार से वापस लेने का अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसा कहा था कि जो अधिकार है, स्वामित्व है संपत्ति का, वह सुरक्षित है, वह मालिक के पास है। अब 2024 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस संपत्ति पे किराएदार का कब्जा माना जाएगा और स्वामित्व भी माना जाएगा और मकान मालिक को यह संपत्ति वापस नहीं मिल सकती। तो आपने समझा कितना खतरनाक हो गया है किराए पे अपनी संपत्ति देना। करोड़ों की संपत्ति किराए के नाम पे 40-50 हज़ार रुपये, कॉमर्शियल है तो 1 लाख रुपये, और यहाँ 12 लाख रुपए सालाना अगर समय से मिले, किराएदार अच्छा है, और यहाँ करोड़ों की संपत्ति आपने गिरवी रख दी। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया आप वापस भी नहीं ले सकते किराएदार से। तो मामला गंभीर है, अति गंभीर है। तो सावधान, कहीं आपकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति छोटे किराए के लालच में आपके हाथ से न निकल जाए, और संपत्ति तो जाए ही जाए, किराया भी मिलना बंद हो जाएगा, और वकील साहब लोगों का खर्चा और कोर्ट का चक्कर अलग से। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो अगर आप संपत्ति मालिक हैं? बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे। तो नहीं चाहेंगे तो इस फैसले को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक क्लाउज लगाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भले ही कायदा आपका स्वामित्व है, टाइटल है, रजिस्ट्री है, आपके नाम में, लेकिन अगर किराएदार उस संपत्ति पर 12 साल की अवधि तक कब्जा है तो आपका राइट 0, आपका राइट नलिफाइड। आप वहां से किराएदार को बाहर नहीं निकाल सकते। जी हाँ, यही है एडवर्स पोजीशन का कानून जो अंग्रेज हमें बनाकर दे गए, प्रतिकूल कब्जे का कानून। 2014 तक इसमें टाइमलाइन फिक्स नहीं था।
अब ये टाइमलाइन आ गया कि 12 साल तक अगर लगातार आपका किराएदार आपकी संपत्ति पर काबिज है तो संपत्ति आपके हाथ से गई, यह संपत्ति किराएदार की हो गई। ये है लेटेस्ट जजमेंट, एडवर्स पोजीशन पे प्रतिकूल कब्जे का कानून। आप ध्यान रखिए कि 12 साल से ज़्यादा बिना ब्रेक के अगर आपने किराए के लालच में संपत्ति दे दी है तो आपको संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर आप किराएदार हैं तो आपके लिए इसमें क्या है, सिर्फ मालिकों के लिए नहीं है। अगर आप किराएदार हैं और 12 साल तक आप किसी संपत्ति पे बैठे हैं, काबिज हैं, और अगर आपका मकान मालिक आपका जो स्वामी है, जो ऑनर है, वो आपको ज़बरदस्ती निकालता है तो इस कानून के तहत आप भी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जी हाँ जनाब, मैं वर्तमान में निजी संपत्ति के लिए बात कर रहा हूँ। सरकारी संपत्ति की स्थिति में यह समय सीमा 30 साल की है, अर्थात अगर आप सरकार की संपत्ति पर भी बैठे हैं और 30 साल तक लगातार बैठे हैं तो सरकार आपसे अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकती। यह नया लेटेस्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। इसमें जो दूसरा विस्तार है इसका, या जो इसका दूसरा पक्ष है, ये लिमिटेशन एक्ट 1963 से भी डिफाइन होता है, जहाँ लिमिटेशन के तहत किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक अगर निजी संपत्ति है तो 12 साल और सरकारी संपत्ति है तो 30 साल है। इस लिमिटेशन की अवधि को क्रॉस कर जाने के बाद संपत्ति पे आप अपना मालिकाना हक खो देंगे। तो आज का मुकदमा, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ज़रूरी मुकदमा है, हर आम इंसान से जुड़ा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया बहुत सरल सीधे शब्दों में कि अगर आपका किराएदार अनियंत्रित विदाउट ब्रेक 12 साल तक संपत्ति पे काबिज है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, संपत्ति आपके हाथ से गई। तो आप कहेंगे कि जनाब आपने कहा था कि आप कुछ टिप भी बताएंगे कि इससे कैसे बचा जाए। जी हाँ, चलते चलते मैं आपको टिप भी बताऊंगा। पहली टिप, कल ही मुझे मेरे एक बिल्डर मित्र ने फ़ोन किया, वो डिफेंस कॉलोनी में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो मेरा सेलर है यह प्रॉपर्टी उसके पास एक अनरजिस्टर्ड विल के माध्यम से आई है, तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी का क्रय कर सकता हूं? मेरा स्पष्ट जवाब था नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वसीयत या पावर ऑफ अटर्नी इंसान को, व्यक्ति को प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं बनाती है। तो जो व्यक्ति स्वामी है ही नहीं उससे आप प्रॉपर्टी क्रय कैसे करेंगे? तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी एब्सोल्यूट राइट, मालिकाना हक स्वामी को नहीं देता है। दूसरा टिप जो मैं आपको दे सकता हूं मुफ्त में, वह यह है कि आप जब भी कभी रेंट एग्रीमेंट करें तो 11 महीने का करें, और उसके बाद भले आपके संबंध आपके किराएदार से ठीक हैं, वो सारी शर्तों को मानता है, आपको समय पर किराया देता रहता है, तो आप 1 महीने का ब्रेक लगाकर फिर 11 महीने का एग्रीमेंट करें। इस तरह से अगर वो 12 साल से ऊपर भी आपकी संपत्ति पे काबिज रहता है तो वो संपत्ति पे अपना अधिकार नहीं जता पाएगा, क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट है वह 12 साल तक अनइंटरप्टेड, चैन ब्रेक ना हो, लगातार वह व्यक्ति उस मकान पे, उस संपत्ति पे काबिज रहा हो। यह एक टिप है। दूसरी टिप जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो अक्सर मैंने लोगों को गलती करते देखा है, कि आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो आप एक तरह से उस किराए की बदली उस संपत्ति का संपूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को सौंपते हैं। ऐसा ही आपके रेंट एग्रीमेंट में
लिखा होता है, फिर कल को यह मुकदमा होता है तो यह रेंट कंट्रोल एक्ट या रेंट एक्ट के तहत आप कोर्ट में जाते हैं। मेरी सलाह व्यक्तिगत ये है कि अगर आपको संपत्ति को किराए पे देना भी है तो जैसे आप एक रात्रि होटल में रुकते हैं, उसका किराया चुकाते हैं, मात्र उस कमरे भर का, और आपका कोई अधिकार नहीं है, और दूसरे दिन होटल वाला आपको वहाँ रुकने दे न रुकने दे, आप एक्सटेंड करना चाहें वो करे ना करे, यह उसकी मर्जी होती है। जब आप उसी संपत्ति को रेंट पे लेते हैं तो बहुत सारी पेचीदगियां हो जाती हैं, नोटिस का सवाल हो जाता है, तमाम सारी बातें हो जाती हैं, लॉक इन पीरियड का क्लाउज आ जाता है। इसलिए आप अगर कोई अपनी संपत्ति किराए पे दे रहे हैं तो लीव एंड यूज लाइसेंस, लीव एंड लाइसेंस बेसिस पे दें, जहां स्पष्ट रूप से लिखें कि फला फला पर्पस के लिए फला फला जगह फला फला शर्तों पे इस व्यक्ति को दी गई है, इस व्यक्ति को इस पे किसी भी तरह का और कोई भी क्लेम कहीं भी दुनिया की किसी भी अदालत में मान्य नहीं होगा। यह दूसरा टिप है। लेकिन कहानी तो यह है ना कि लालच बुरी बला है और वो हमें छोड़ती नहीं है। हमने कई केसेस देखे हैं जहां करोड़ों की संपत्ति 5 करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ कौड़ियों के भाव गई। क्यों गई? लालच। बचपन से पढ़ाया गया लालच बुरी बला है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन इतना सब ज्ञान लेके भी हमारे किसी काम का नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि जब हम अपनी संपत्ति किराए पे देते हैं तो हम छोटी से किराए की लालच में करोड़ों की संपत्ति किसी को सौंपते हैं। किसके कहने से सौंपते हैं? प्रॉपर्टी डीलर के कहने से सौंपते हैं। प्रॉपर्टी डीलर का क्या कंसर्न है? 1 महीने की कमीशन और 100 रुपये का स्टाम्प पेपर बाजार में मिलता है, नाम पता चेंज होता है और संपत्ति किराए पे चली जाती है। वो अपना कमीशन लेता है, वो खुश, आप भी खुश, किराएदार भी खुश। लेकिन जब विवाद होता है तो मान के चलिए कि ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपने जो एग्रीमेंट किया है वह कानून की नज़र में वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी बात, आप इस पे सरकार के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। तीसरी बात, इस प्रॉपर्टी पे जब वो व्यवसायी, वो काम करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह के सरकारी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, बैंक लोन के लिए अप्लाई करता है, जीएसटी के लिए अप्लाई करता है, तब भी यह वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, छोटा या बड़ा, आप बेशक प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दें, लेकिन रेंट एग्रीमेंट की समीक्षा एक बार इस कानून के जानकार से, एक्सपर्ट से ज़रूर करा लें, ताकि वह बारीकियों से आपको, आपकी संपत्ति को, कानूनी विवाद को बचा सके, भविष्य में आपको किसी झंझट से बचा सके। वह कानूनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, लीव एंड लाइसेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, तमाम बातों का, जीएसटी इत्यादि इत्यादियों का जिसका संपूर्ण ज्ञान हो प्रॉपर्टी संपत्ति के बारे में, सिविल लॉ का, कमर्शियल लॉ का, उसको ज़रूर बीच में लें और उससे ज़रूर अपने रेंट एग्रीमेंट की समीक्षा कराएं। छोटा बड़ा फीस उसको भी दें। जैसे आप 1 महीने का कमीशन प्रॉपर्टी डीलर को दे रहे हैं, आप वकील साहब से भी बात करें, उनसे फ़ीस नेगोशिएट करें, उनको भी 1 महीने 15 दिन 20 दिन की जो भी फीस हो, मेरे समझ से, मेरी सलाह से आपको देनी चाहिए, क्योंकि यह आपके करोड़ों का मामला है। अगर उलझ गया, यकीन मानिए करोड़ तो जाएंगे ही, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल कोर्ट के धक्के खाएंगे और वकीलों को तब भी फीस देंगे। अभी इलाज हो गया तो कम में काम हो जाएगा, जिसको प्रिवेंटिव लिटिगेशन हम लोग बोलते हैं, और बाद में अगर शल्य चिकित्सा करनी पड़ी तो भैया 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी लगे, मर्जी आपकी। ज्ञान अजय कुमार का, मर्जी आपकी। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही आपसे जुड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे
डॉक्टर अजय कुमार पांडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।